गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 के साथ एक ऐसे ऑर्डर पर बात करने आया हूं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक इस ऑर्डर के लिए मालूम है मुझे बहुत सारे कॉल आए हैं, मैसेंजर पर मैसेज आए, व्हाट्सएप पर आए, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा हताहत हूँ। उसके कई कारण हैं। अप्रत्याशित परिणाम आना, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, आपने नहीं सोचा था। मैं सोचता था कि हर वर्ग की बात करता हूँ मैं, जनरल, BC, SC, ST सब की बात करता हूँ मैं। मेरे दृष्टिकोण से सब अभ्यर्थी हैं, सब 90-97 पास हैं, खास हैं, यही मुझे लगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अप्रत्याशित परिणाम आया है। पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं जो मेरे गांव में, न परिवार में, न समाज में, पता नहीं ये लोग कहाँ से आए जो इतने पास पाए गए हैं। फिलहाल ठीक है, अभी एक ऐसा ऑर्डर पर चर्चा करने आया हूँ और 68,500 की बची सीट पर चर्चा करने आया हूँ, क्योंकि एक ऐसा यही रोड मैप है जिसके माध्यम से सभी वर्ग का चयन हो पाएगा। चाहे जनरल की बात करूंगा और चाहे SC की बात करूं और चाहे OBC की, क्योंकि OBC में भी बहुत ज़्यादा पास हुए हैं, SC में भी बहुत ज़्यादा पास हुए हैं। 24,000 SC के कैंडिडेट भी पास हुए हैं। तो एक ऐसे रोड मैप की बात करने आया हूं जिसके माध्यम से आपका चयन सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए आपको शासन से वार्ता करनी होगी, चाहे जिसके माध्यम से, मैं नहीं जानता उस प्लेटफॉर्म को। वार्ता करें, फ़ोन करें, ट्विटर चलाएं, मैं कुछ भी नहीं जानता, या फिर कोर्ट जाएं, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि सरकार के पास होता है कि सीट बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, सरकार के पास पावर होती है कि सीट को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बात करने आया हूँ। ओवरलैपिंग वाला ऑर्डर जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी ज़्यादा कॉल आया है इस पर मुझे, तो इसी पर सबसे पहले चर्चा करता हूँ, फिर 68,500 की बची सीट पर चर्चा करता हूँ। इन दो रोड मैप के माध्यम से सबका चयन सुनिश्चित किया जा सकता है यदि सबका साथ मिले तब। यहाँ देख सकते हैं ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर आया है खूब चर्चा में रहा। आखिर क्या है ये भी बता देना चाहता हूँ। लोक सेवा आयोग में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है 6 फरवरी 2020 को ही ये ऑर्डर। अब ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया है ओवरलैपिंग का, अब लोक सेवा आयोग इम्प्लीमेंट कर चुका है कि अब ओवरलैपिंग नहीं होगा। यानी जानते हैं जो जिस कोटे में है उसी कोटे में नौकरी मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं जो जिस कोटे में है उसी कोटे में नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। पूरी कहानी जान लेते हैं, मात्र 2 या 3 मिनट लगेगा। टाइम जरूर ले रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आपके पास समय ज़रूर होगा पूरी वीडियो को देखने के लिए, और इसके ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है, स्पष्ट जान लें। उसके बाद 2 कार्य अगर हो जाए, ये 2 कार्य, एक तो ओवरलैपिंग वाला जानते हैं मामला इंप्लीमेंट हो जाए 69,000 में, तो मुझे लगता है कल्याण फिर, क्योंकि 36,000 सामान्य वर्ग का चयन हुआ है और 34,000 इनके लिए सीट है। लेकिन ये भी बता देना चाहता हूँ, जो अनारक्षित की सीट होती है जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं, वो किसी की धरोहर नहीं होती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। समझ रहे हैं मेरी बात? वो किसी की धरोहर नहीं होती है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर पर चर्चा करने आया, लेकिन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी के अंदर यदि टैलेंट है वो उसके लिए सीट होती है, उसी लिए अनरिजर्व बोला जाता है, अनारक्षित बोला जाता है। वो किसी भी कोटे के लिए होती है, ऐसा नहीं मेरे लिए, मेरे बाप की जागीर नहीं है। जो जिनमें टैलेंट है वो सीट का हकदार है। लेकिन यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो जिस कोटे में है उसी कोटे में नौकरी मिलेगी, लेकिन इसमें भी स्पष्ट कहा गया है यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आपकी सीट ये ज़रूर मिलेगी। इसी पर चर्चा करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या है, जो इंप्लीमेंट करते ही काफ़ी लोगों का कल्याण हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का। ओवरलैपिंग ना मान के चलें इसके माध्यम से। हाँ, मैंने बताया कि 2 कार्य यदि हो जाएं, एक 68,500 की बची सीट, बताना चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बची सीट है ये SC और BC की सीट है, और कानूनी पेच से भी ये मुक्त हो चुका है ना, कानूनी पेच से ये मुक्त हो चुका है, जानते हैं स्पष्ट तरीके से। अब तक क्या होता था, एक बहाना होता था कि हम नहीं जोड़ सकते 69,000 में, लेकिन अब जोड़ सकते हैं 69,000 में, क्योंकि कानूनी पेच दांव से खत्म हो चुका है। सरकार यहाँ जीत चुकी है, सामने वाला हार चुका है कि 30-33 इंप्लीमेंट नहीं होगा 68,500 में। तो बची सीट अब तो शायद 21 या 22,000 सीटें बची थी, अपने टाइम 26 या 27,000 सीटें बची थी। तो 26-27,000 सीटें यदि 69,000 में जोड़ दिया जाए तो हर वर्ग के कैंडिडेट का चयन हो जाए, चाहे SC हो और चाहे BC भैया हो। तो ये 2 रोड मैप यदि इंप्लीमेंट हो जाता है तो सफल हो जाता है। फिलहाल पूरी बात करूंगा, टाइम जरूर लूंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लेते हैं। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कोटे में नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है। पूरी विस्तृत कहानी मात्र 2 मिनट में सुनेंगे, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी अदर कोटे वालों की। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो जरूर मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं
आरक्षण पाने वाले लोगों से जुड़े मामले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को अब केवल आरक्षित श्रेणी में ही सरकारी नौकरी मिलेगी। कोटे में सीटें न मिलने पर उन्हें जनरल कोटा नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एम खानविलकर की पीठ ने एक याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुना दिया है कि कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को, आरक्षित मतलब समझते होंगे ना, जो सीटें आपकी रिजर्व रहती हैं, उसी वर्ग में नौकरी मिलेगी, चाहे उसे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज़्यादा अंक क्यों ना प्राप्त हो जाए। अब तक क्या होता था कि अगर मेरा, यदि मान के चले मैं जनरल कैटेगरी का कोटा लेकर इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल किया हूं और मेरा नंबर 99 आता है और आपका आता है 107, अब तक क्या होता था, आपको जनरल कोटे की सीट दे दी जाती थी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है यदि आपके नंबर इस जनरल कोटे से भी ज़्यादा होगा तब भी आपको ये सीट नहीं मिलेगी। फिर से देख लें, चाहे उसे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज़्यादा अंक क्यों ना प्राप्त किया जाए या फिर हो जाए या फिर उसे मिल जाए, फिर भी नहीं दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के लोग सरकारी नौकरी के लिए आरक्षित कोटे में ही आवेदन करते हैं। समझते हैं, अगर कोई ये ओबीसी कैंडिडेट है तो आप जानते हैं नियमतः आप ओबीसी कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करते हैं। चलिए आगे की पूरी कहानी समझाऊंगा, अच्छे से ब्रीफ करूंगा, पूरी बात, कोई बात छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं कोर्ट का तर्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्सर आरक्षित श्रेणी के लोग सरकारी नौकरी के लिए आरक्षित कोटे में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन आरक्षित कोटे में सीटें फुल होने के बाद वे जनरल कोटे की सीटों पर मांग करते हैं ना। बिल्कुल, इसके लिए कभी जनरल कोटे के उम्मीदवार से ज़्यादा मार्क्स लाने की दलील दी जाती है कि आप जनरल कोटे से ज़्यादा मार्क ला दोगे तो आपको सीट दे दी जाती है, तो कभी कोई अन्य वजह बताई जाती है, मगर ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। हाँ, कोर्ट ने यह व्यवस्था जो है आरक्षित कोटे में नौकरी पाने में नाकाम एक महिला उम्मीदवार की पिटीशन पर फैसला सुनाते हुए दी थी। महिला ने जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से ज़्यादा मार्क्स लाने के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था जो इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने याचिकाकर्ता ने आयु सीमा में छूट लेकर ओबीसी की आरक्षित श्रेणी में आवेदन किए थे, मालूम है। यानी कि अगर मान के चले ओबीसी की उम्र मान के चले, अगर मान के चले 25 है, इन्होंने इसका फ़ायदा ले लिया था क्योंकि इनकी उम्र जो है हो चुकी थे, जबकि जनरल की बात करूंगा 21। अब इन्होंने क्या काम किया, इनकी उम्र हो चुकी थी 24 या 25, तो जनरल में तो फिल नहीं कर सकते, ओबीसी में फिल कर पाएंगे, तो ओबीसी वर्ग में इन्होंने फिल कर दिया क्योंकि ओबीसी कोटे की थी और फिल भी कर दी है। तो यानी कि आयु सीमा का फ़ायदा इन्होंने उठा लिया ओबीसी के तहत। आगे देखते हैं, इसने इंटरव्यू में भी आरक्षित श्रेणी में ही दे दिया अपना इंटरव्यू, समझ सकते हैं। यानी 110 यदि कट ऑफ है जनरल की और 120 कट ऑफ है, 105 कट ऑफ है ओबीसी की, ठीक है। अब ये ओबीसी की 105 जो कट ऑफ रखा गया था उसका फ़ायदा उठाते हुए इसी श्रेणी में इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ना कि इस श्रेणी में। यानी दो फायदा ये उठा चुकी हैं, क्या, एक तो आयु सीमा, दूसरा इंटरव्यू की श्रेणी, दोनों का फ़ायदा उठा चुकी हैं, इसलिए वह जनरल श्रेणी में नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। देख सकते हैं, यदि आप उस कैटेगरी का लाभ उठा लिए हैं, यदि उस कैटेगरी का आप लाभ उठा लिए हैं तो जनरल कोटे में नहीं जा सकते। तो कब जाएंगे बताना चाहता हूं। अगर आपको सामान्य कोटे की सीट चाहिए, जैसे अगर मैं इस शिक्षक भर्ती की बात करूं, तो आपको टीईटी में भी 90 अंक चाहिए, चाहे ओबीसी को हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हैं। सुपर टेट में भी आपको 97 अंक चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के हों, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा भी पूरी होनी चाहिए सामान्य वर्ग की, यानी सारे मानक को पूर्ण करना होगा आपको, तभी आपको जनरल कोटे की सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप जो है टीईटी में 87 अंक ला दिए, 87 अंक, यानी कि आप मान के चलें, सॉरी 87 तो फेल होगा, अच्छा बीसी और एससी वाला फेल कहाँ होगा, 87 अंक ला दिए टीईटी में, आप तो एससी और बीसी के हैं, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए 87 अंकों के साथ। अब सुपर टीईटी में आप 105 नंबर ला दिए। आप सोचेंगे कि आप देख सकते हैं मैं चाहूँ तो जनरल कोटे की सीट ले लूँ, आपको फाइट भी करा दिया जाता, नहीं, आपको यहाँ भी 90 अंक चाहिए। समझ सकते हैं मेरी बात को, यानी हर मानक को आपको पूर्ण करना होगा, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में, हर स्टेज पर, प्रीलिम्स, मेंस, क्वालिफाइंग नेचर, इंटरव्यू, तभी आप सामान्य कोटे की सीट ले पाएंगे अथवा नहीं। यहाँ देख सकते हैं क्या था पूरा मामला। ये दीपा पीबी नामक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन एक्सपोर्ट सुपरविजन काउंसिल में लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था। परीक्षा में 82 मार्क मिले थे। कितने? 82।
ओबीसी कोटे के तहत आवेदन करने वाले 11 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब 93 अंक लाने वाली सेरेना जोसेफ को नौकरी दे दी गई। जनरल कोटे में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स 70 था, मगर किसी भी समान उम्मीदवार के इतने मार्क्स नहीं थे, किसी के नहीं थे। तो दीपा ने खुद को जो है जनरल कैटेगरी में नौकरी देने की मांग की थी, तो मंत्रालय ने आवेदन को ठुकरा दिया। मामला हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया। कारण यही बताया कि आप लाभ उठाकर आई हैं, यदि आप हर स्तर पर, हर लेवल पर सारी चीज़ें पूरी की होती अर्हता, लेकिन आपने तो आयु सीमा में छूट लिया, आपने इंटरव्यू में छूट लिया, तो सारी छूट लेकर आप आ रही हैं, तो यहाँ आपको जनरल कोटे में नौकरी नहीं दी जाएगी। आप हर लेवल क्वालिफाई करें, सामान्य वर्ग की, अनरिजर्व की, तभी आपको यहाँ जनरल कोटे की सीट दी जाएगी, चाहे खाली क्यों ना चली जाए। और आपको बता देना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग में भी ये बात उत्तर प्रदेश इम्प्लीमेंट हो चुका है 6 फरवरी 2020 को। शायद मेरी बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं 68,500 यदि बची हुई सीट। आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट, उसकी जो सीट थी 68,500 की, सामान्य वर्ग की खपत हो चुकी है। 68,500 में जो बची हुई सीट है, अब बचती है उसमें बीसी और एससी की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि वो सीटें ऐड हो जाती हैं, कानूनी दांव पेच से भी मामला खत्म हो चुका है, यानी सरकार एकदम फ्री है और सरकार के पास पावर है नोटिफिकेशन के आधार पर। आपने पढ़ा होगा, एसएससी वगैरह का भी एग्जाम दिया है, साफ साफ कि हम सीटों को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। 68,500 में आपने देखा था, मेरे पास शायद नोटिफिकेशन भी होगा, 68,500 पहले सीट थी और प्रभात सर ने घटाकर 41,000 समथिंग कर दिया था, 41,520 सीट को घटा दिए, जबकि सीट थी 68,500, सीट को घटा दिए 41,520। तो सरकार को ये पावर होती है, सीट को घटा सकती है, सीट को बढ़ा सकती है। तो आपको मालूम है सीट उन्होंने घटा दिया, अभी 69,000 में सीट को बढ़ा दे और वहां पर सीटें बची हुई हैं पीसी और एससी की, क्योंकि जनरल की सीटें आप जानते होंगे कई बार उसमें से निकाला जा चुका है। हमारे ही टाइम 41,520 में 5 या 6,000 लोग बाहर हो रहे थे, फेंके जा चुके थे, जिसके बाद बची हुई सीटों से निकाला गया, जबकि वो सही पूछा जाए सुनने में यही आया था कुछ जनरल की सीट थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्पष्ट जान लें, जो बची हुई सीट है वे बीसीएससी की कह सकते हैं। अगर उसे जोड़ दिया जाए तो मालूम है हर वर्ग के कैंडिडेट का चयन हो जाए, वो चाहे बीसी के हो चाहे एससी के हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कर दिया जाए इम्प्लीमेंट, तो उधर जनरल का भी चयन हो जाएगा। स्पष्ट जान लें, ये रहे इसके 2 रोड। मैं चाहता हूं हर कैंडिडेट का चयन हो, बाकी आपकी मर्जी। मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपको समझा दिया। काफ़ी लोग चिल्ला रहे, इतने ज़्यादा कॉल आए, इतने ज़्यादा मैसेज आए। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ चुके होंगे। अब चलें, बाय बाय।